सेल्यूकस की पराजय। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सेल्यूकस के बारे में आपको बताएंगे कि वह भी भारत पर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया और कैसे उसकी पराजय हुई। तो सेल्यूकस इज ए मेजर मिलिट्री ऑफिसर ऑफ अलेक्जेंडर। सेल्यूकस सिकंदर का प्रमुख सेना अधिकारी था और सिकंदर के बाद बेबीलोन का राजा बन बैठा। क्रूरता व अत्याचार से वह सिकंदर से कम न था। राजा बनते ही वह दिन रात भारत विजय के सपने देखा करता था। जो सिकंदर न कर सका वह मैं कर दिखलाऊंगा, बस यही सोचा करता था। निकोत्तर विजयी की उपाधि धारण करने के लिए वह सदैव लालायित रहता था। वह अच्छे अवसर की बाट जो रहा था। हियर द सिचुएशन ऑफ द पंचनंद पंजाब स्टेट हैड चेंज। इधर पंचनंद प्रदेश की स्थिति बदल गई थी। स्टूनिंग आचार्य चाणक्य एंड चंद्रगुप्त वर नॉट सिटिंग इन पीस। तेजस्वी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त शांत ना बैठे थे। उन्हें ज्ञात था कि संकट अभी टला नहीं है। उन्हें पता था कि घर की फूट ही शत्रु को बढ़ावा देती है। संगठन में अजय शक्ति है। वे तो भारत में सुसंगठित शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा होते देखना चाहते थे। इसके लिए मगध के सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा बैठना आवश्यक था। आचार्य चाणक्य इसी उधेड़-बुन में लगे थे। सिकंदर के आक्रमण ने पंजाब के सभी राजाओं को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि परस्पर संगठित हुए बिना काम नहीं चलेगा। चाणक्य की सूझबूझ व चंद्रगुप्त की तेजस्विता को भी लोहा मान चुके थे। चंद्रगुप्त में प्रबल शौर्य तथा दृढ़ नेतृत्व के गुण दिखलाई देते थे। वह वीर था, निस्वार्थ देश प्रेम उसमें झलकता था। अतः उनके छोटे मोटे राजा बिना घोषणा किए चंद्रगुप्त को अपना नेता मानने लगे। केवल सम्राट प्रवर्तक पुरु इसके लिए तैयार न था। उसका राज्य बड़ा था, वह पराक्रमी था, शक्तिशाली भी था। सबसे बड़ी बात ये तो थी कि वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। भारत का सम्राट बनने की उसकी पुरानी लालसा थी। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर भी सभी की आंखें मगध पर लगी थी। उसके बिना सुसंगठित भारत का निर्माण असंभव था। चंद्रगुप्त और चाणक्य इसी महान कार्य में जुट गए। पंचनंद प्रदेश के राजाओं को संगठित करके मगध पर आक्रमण करने का कार्य चंद्रगुप्त की ओर था। प्रवर्तक इसमें बड़ी बाधा था। It was not possible for him to do any work without greed. बिना लालच के कोई काम करना उसके लिए संभव न था। Hence to take out thorn by thorn has been used. अतः कांटे से कांटा निकालने की नीति काम में आई। राजा पुरु को भारत बनाने का लालच देकर उसी के नेतृत्व में कूच करने की योजना बनाई गई। The reality was that आचार्य चाणक्य had already fixed Chandragupt's name in the mind for the post of emperor. वास्तविकता ये थी कि आचार्य चाणक्य ने सम्राट पद के लिए चंद्रगुप्त का नाम मन में पहले से ही निश्चित कर लिया था। शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए नंद वंश का विनाश आवश्यक था। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य चाणक्य एक बार पुनः मगध की ओर चल पड़े। पीपल वर फेड अप विद नंद। लोग नंद से तंग आ चुके थे। कुसुमपुर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले वहां के सेनापति को अपनी ओर मिला लिया। मंत्री शकटार पहले से ही जला भुना बैठा था। धीरे धीरे विद्रोह की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं। केवल संकेत की प्रतीक्षा थी। महापद्म नंद अपने राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा था। अतः वही दिन ठीक समझा गया। On the due date, Magad was invaded under the leadership of the प्रवर्तक पुरु। नियत तिथि पर प्रवर्तक के नेतृत्व में मगध पर आक्रमण कर दिया गया। कहने भर को उसके नेता सम्राट पुरु थे। वास्तव में सेना चंद्रगुप्त के हाथों में थी। उस मगध की सेना ने विद्रोह कर दिया। जनता ने भी पूरा साथ दिया। चाणक्य के गुप्तचरों ने पहले से ही सभी को अपनी ओर मिला लिया था। प्रधानमंत्री राक्षस को भी कुछ न चल पाई। राजा नंद ने जान बचाकर भागने का प्रयत्न किया। बीच में ही उसका सिर काट डाला। नंद का महल सम्राट चंद्रगुप्त की जयकारों से गूंजने लगा। राजा पुरु चंद्रगुप्त की इस जय जयकार को सुनकर भौचक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो स्वयं भारत सम्राट बनने का सपना लेकर इधर आया था। सम्राट चंद्रगुप्त की जय के नारे सुनकर मन में कुढ़ा जा रहा था। अपना एक दूत सेल्यूकस के पास भेजकर उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया। यह भयंकर देशद्रोह था। इसका दंड
प्राणदंड से कम नहीं था। उसने सोचा था कि सेल्यूकस की सहायता से मैं ही भारत सम्राट बनूंगा। उसको क्या पता था कि इस बार उसका पाला चाणक्य व चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों से पड़ा था। यह लड़ाई देशभक्ति और देशद्रोह के बीच थी। प्रवर्तक वाज ब्रेव बट सेल्फिश। प्रवर्तक वीर था, साहसी था, परंतु स्वार्थी था। उसके स्वार्थ ने उसे देशद्रोही बना दिया था। देश को देशभक्त और देशद्रोही के बीच में एक चुनना था। चाणक्य को सेल्यूकस के पास भेजे गए दूत की जानकारी मिल गई, अतः शीघ्र ही पग उठाना आवश्यक हो गया। देश के हित में पुरु का जीवित रहना अब घातक लगने लगा। सेल्यूकस की सेनाओं के आने से पूर्व ही उसको इस संसार से विदा कर दिया गया। प्रवर्तक को देशद्रोह का फल मिल चुका था। सेल्यूकस को भी खूब परिणाम भुगतना शेष था। प्रवर्तक के दूत का संदेश पाकर सेल्यूकस फूला न समा रहा था। He was watching the dream of India victory since then. वह तो जाने कब से भारत विजय के सपने देख रहा था। उसे लगा कि अब विजय निश्चित है। देखते ही देखते सेल्यूकस की सेना ने भारत की ओर कूच कर दिया। यह यूनान के द्वितीय आक्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। राक्षस ने भी अपनी सेवाएं सम्राट चंद्रगुप्त को सौंप दी। सेल्यूकस वाज शटर्ड दिस टाइम इन प्राइड। सेल्यूकस इस बार घमंड में चूर था। उसे विश्वास था कि पाटलिपुत्र तक मार्ग साफ मिलेगा। राक्षस और सम्राट पुरु मार्ग में उसका स्वागत करेंगे। उनके सैनिक खुशी से झूम रहे थे। वे तो भारत में असंख्य धन रत्न आभूषणों की लूटपाट के सपने देख रहे थे। सेल्यूकस के आने से पूर्व ही चंद्रगुप्त की सेनाएं सिंधु नदी के तट पर पहुंच चुकी थी। सिकंदर तो सिंधु नदी पार करके झेलम के तट पर आ रहा था। सेल्यूकस को सिंधु नदी के किनारे ही अपने भाग्य का निपटारा करना था। ऑन सीइंग द ह्यूज आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त ऑन द अदर साइड ऑफ सिंधु के दूसरे तट पर चंद्रगुप्त की विशाल सेना को देखकर ही यूनानी सैनिकों के होश ठिकाने आ गए। वे रोक टोक आगे बढ़ने की उनकी आशाएं पर पानी फिर गया। भारतीय सेना की पंक्तियां उसे लोहे की दीवार दिखने लगी। इस बार उसे छोटे छोटे राज्यों के दर्शन नहीं हुए। तक्षशिला का राजा उसे मार्ग देने के लिए आगे नहीं आया। उसके सामने खड़ी तो मगध की साम्राज्य की विशाल सेना स्वाधीनता के मतवाले शत्रु के रक्त के प्यासे थे। सिकंदर की ही भांति सेल्यूकस ने भी रात्रि के घने अंधकार में सिंधु नदी पार करने की चाल चली। चंद्रगुप्त भी कोई कम निपुण सेना नायक न थे। उन्होंने सेना का एक भाग उत्तर में एक दक्षिण में भेजकर चुने हुए वीरों को नदी के उत्तर झाड़ियों में छिपा दिया था। छिपे हुए वीर धनुर्धारी थे। वे शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। वे झाड़ियां नदी के बीच बने एक टापू में थीं। द आर्मी ऑफ सेल्यूकस हैज केम अप द रिवर साइलेंटली दे सेट इन द बोट। सेल्यूकस की सेनाएं दबे पांव नदी के तक आ गईं। वे नाव में बैठ गए। नावें चल पड़ी, परंतु ये क्या, नाविक ने डांडा मारा, छप की आवाज हुई। उसी समय एक सनसनाता हुआ तीर आकर उसकी छाती में घुस गया। तब तक सैनिक संभले, तब तक हजारों बाणों की वर्षा होने लगी। यूनानी सैनिक घायल होकर पानी में लुढ़कने लगे। हाहाकार मच गया। यह तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ रहे थे। ग्रीक सेना में भगदड़ मच गई। भागकर जाते भी कहाँ। इस बीच सैनिक उत्तर व दक्षिण दोनों ओर नदी पार कर चुके थे। यूनानी सेना अब चक्की के दो पाटों में फंस गई। तलवारें चमचमाने लगी। सेल्यूकस के होश गुम हो गए। उसकी सेना पर आज चारों ओर से मार पड़ रही थी। संगठित भारत की सेना ने उसको दिन में ही तारे दिखला दिए। विवश होकर अपने पराजय देख जान बचाने के लिए उसने संधि करना ही उचित समझा। नाउ विदाउट मेकिंग फ्रेंड्स विद इंडिया, भारत से मित्रता किए बिना ही डिड नॉट फील वेल। अब उसे अपनी खैर ना जान पड़ी। मित्रता भी स्थायी चाहिए थी। वह संधि के कागज से पूरी ना हो सकती थी। इसके लिए रक्त संबंध उसे अच्छा जान पड़ा। अतः उसने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से करने का निश्चय किया। तलवार हाथ में लेकर आया। यूनानी सम्राट अपनी पुत्री को सौंप कर गया। चाणक्य के बाद चंद्रगुप्त के कारण भारत का यह संसार के कोने कोने में फैल गया। अपने शासनकाल में उन्होंने भारत को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आगामी 125 वर्ष तक कोई भी विदेशी इधर आक्रमण करने की हिम्मत तक ना कर सका। महापुरुषों की यह जोड़ी संसार में अमर हो गई। इस काल को हम आज भी स्वर्ण युग कहकर पुकारते हैं।